Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to cover up the second part, the last part of your supplementary reader book with task chapter 1. And the name of the chapter is The Third Level, which is written by Jack Finney. The third level is a story surrounding a single character, Charlie. तो मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का कौन है? चार्ली. एंड चार्ली एक ऐसा पर्सन है जिसको हैप्पी लाइफ लिव करने का डिज़ायर है और उसके पास एक टेम्प्रेरी हैबिट है ऑफ स्टैम्प कलेक्शन. तो यहाँ पर इन दिस स्टोरी, जो कि न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क पर ही डिपेंड करती है, यहाँ पर एक ऐसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात हुई है जहाँ पर ओनली 2 लेवल्स हैं, वन फॉर स्ट्रीट एंड वन फॉर सबवे. ऐसी 2 ट्रेन के लेवल जहाँ पर आप अगर टिकट्स परचेज़ करेंगे तो वो आपको आपके घर तक ईज़िली पहुँचाएगा, जैसे अभी मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं. सो चार्ली एक ऐसा पर्सन था जो हर बार अपने घर पहुँचने के लिए जब भी वो काम से लेट हो जाता था, या तो वो बस का यूज़ करता था या फिर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का. बट उसका कहना था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 नहीं 3 लेवल्स हैं. ही ऑलवेज बिलीव कि वहाँ पर एक थर्ड लेवल है, क्योंकि कभी भी वो सेकेंड लेवल तक तो गया ही नहीं है. कभी भी वो जब भी जाता है वो हर बार उस सेकेंड लेवल से कहीं आगे निकल जाता है, और वो सेकेंड लेवल के आगे ऐसी ऐसी जगहों से घूम कर आया है जहाँ पर कोई और नहीं गया, या कि वो जगहें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं जाने के लिए. सो नाउ उसकी वाइफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी कि वेदर हिज हस्बैंड हैज़ गॉन मैड और नॉट, उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से, जो कि चार्ली के बेस्ट फ्रेंड थे, उनसे कंसर्न किया. एंड चार्ली के बेस्ट फ्रेंड ने उनको बोला कि आप डेली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी हैं, आप टायर्ड हैं, इसीलिए आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और जो चीज़ नहीं है उसके एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं. तो चार्ली ने कहा कि उसका जो टिकट कलेक्शन हॉबी है, द स्टैम्प कलेक्शन हॉबी, उसे भी लोग ऐसा ही कंसिडर करते हैं कि वो सिर्फ वही पीपल करते हैं जिनका माइंड स्टेबल नहीं होता. बट खुद से जो प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क है, मिस्टर रूजवेल्ट, उनकी भी हॉबी टिकट कलेक्शन है, तो क्या उनको भी साइकेट्रिस्ट की नीड है? ऐसा कहकर चार्ली ने अपना ओपिनियन रखा. चार्ली ने बोला कि कभी भी वो जितनी बार भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिला है, उसने उसको ये आइडिया नहीं दिया कि कभी उसको फ्री में या लेस टिकट में कहीं पर भी सरवाइव करना हो या घूमना हो, तो वो जो लेस टिकट अमाउंट है वो उसको कहाँ से मिलेगा? द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से. जस्ट बिकॉज his psychiatrist friend will not follow his idea, and finally a time will come that he will consider Charlie as a mad person. तो जनरली चार्ली का कहना था वन टाइम उसके साथ सब कुछ चेंज हुआ. वो जनरली किसी थर्ड लेवल तक जाता तो था, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एक बार जब वो थर्ड लेवल पर गया उसको सब कुछ चेंज लगा, और वो चेंजेस वो अपने अंदर कहीं ना कहीं नहीं ले पाया. मीन्स द चेंजेस वर एवरीथिंग देयर वॉज ओल्ड. See this, he has compared the grand level or the grand central station with a tree, जिसकी रूट्स दूर तक फैली हुई हैं और काफ़ी लोगों को नहीं दिखती हैं कि उसकी कितनी ब्रांचेस और कितनी रूट्स हैं. बट सिर्फ चार्ली एक ऐसा पर्सन है जिसको ट्रेन की पूरी डेप्थ दिखती है और वो क्या क्या कवर कर सकता है, हर एक चीज़ उसको समझ में आती है. सो एट वन टाइम चार्ली एक्सपीरियंस कि वो अपने घर जल्दी जाने वाले थे, बट वो नहीं जा पाए, बिकॉज जैसे ही वो सेकेंड लेवल के कॉरिडोर तक गए, वो कॉरिडोर ऑटोमेटिकली चार्ली को फास्ट मूव करवाने लगा टुवर्ड्स द लेफ्ट. एंड चार्ली व्हेन ही वाज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, वो ऐसे स्टेयर केसेस से उतरा जहाँ से उसकी लाइफ चेंज हो गई. मीन्स एवरीथिंग वाज ओल्ड. उनकी जो वॉल्स थी दैट वर ओल्ड, जो विंडो शेड्स थे दैट वर ऑल्सो ओल्ड. पीपल ने जो ग्लासेस पहने थे, मीन्स स्पेक्टिकल्स पहने थे, दे वर ऑल्सो ऑफ ओल्ड ग्रीन शेड, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम इन न्यूयॉर्क यूज़ में नहीं आते हैं. इवन जो वहाँ पर विंडोज़ थी, जो भी डोर्स है, दे वर ऑल मेड अप ऑफ वुडन, और वहाँ पर स्टील आयरन का कोई भी वर्क नहीं किया हुआ था. इवन द बल्ब्स, दे वर ऑल्सो द गैस लाइटेड बल्ब्स, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम पर नहीं चलते हैं. सो दीज वर द वियर्ड थिंग्स दैट चार्ली come to know about the third level. So now let's come forward to page number 4 of your book. Let's see what happened further. See this.
there were brass spittoons on the floor. तो जो फ्लोर बना हुआ था वहाँ पर क्या था? ब्रास स्पिटन्स. तो व्हाट आर स्पिटन्स और स्पिटम्स? वो ऐसे कंटेनर्स होते हैं जहाँ पर लोग थूक फेंकते हैं. मीन्स द पीपल हु आर हैविंग द हैबिट ऑफ ईटिंग तम्बाकू एंड ऑल, सो दैट टोबैकोज स्पिट दे डू ऑन दैट. तो वो नॉर्मल डस्टबिन की तरह नहीं थे, नीदर ऑफ प्लास्टिक नॉर ऑफ स्टील, बट वो ब्रास के बने हुए थे. मीन्स पीतल के बने हुए थे. So these were the brass spittoons on the floor. And across the station, a glint of light caught my eye. Glint of light means what? Unsteady light, जो कभी डिम होती कभी दोबारा से जल जाती. तो कहीं ना कहीं चार्ली उस लाइट से अट्रैक्ट हुए कि ये सारे ओल्ड जो भी मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर दिखे उनको ऑन द थर्ड लेवल दिस टाइम. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. यहाँ पर एक मैन बताया हुआ है जो उनकी वेस्ट होती है, मीन्स आप जिसको बोलते हैं बनियान, उसमें से एक कोई पॉकेट बनी हुई थी, जैसी वेस्ट आजकल चलती भी नहीं है, उसमें से उन्होंने अपनी गोल्ड की वॉच निकाली और उस पर टाइम देखने लगे. और जैसे उन्होंने टाइम देखा वो फ्राउंड हो गए, मीन्स उनका एक्सप्रेशन जो है वो एंगरनेस में बदल गया. ही वोर अ डेब्री हैट, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handleback mustache. अब उन्होंने क्या पहना था? एक तिरछी सी हेट, डर्बी हेट. और वो डर्बी हेट जो थी उसके पास वो उनके सूट से मैच हो रही थी और उनका सूट कैसा था? ब्लैक कलर का, जो सिर्फ 4 बटन्स के कॉलर की बाउंड्री पर था. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट, सॉरी वी मिस्ड अ लाइन. जो उनका सूट था वो ब्लैक कलर का था और उसमें सिर्फ 4 बटन स्ट्रिप्स लगी हुई थी जो उनकी डर्बी हेड से मैच हो रही थी. और साथ ही साथ उनके कोट पर टाइनी लेपल्स से, मीन स्मॉल पैटर्न डिज़ाइन करी हुई थी. और वो जो पर्सन था उनके पास इतनी बड़ी मूछें थी जो कि पूरी की पूरी ब्लैक कलर की थी और एक हैंडल बार लग रही थी, मीन्स नीचे झुकी हुई बड़ी सी मूछें. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. तो उन्होंने जब आसपास देखा उन्होंने देखा सारे लोगों का ही अटायर एकदम सेम है, जो कि 20 to 21st सेंचुरी में यूज़ में नहीं आता. तो सारे लोग जो उनको दिखे वो 18 to 19 सेंचुरी के दिखे. और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी देखा कि 1890s में जो लोग थे वो किस तरीके से ड्रेसअप थे. सेम ड्रेसअप वॉज देयर. कभी भी उन्होंने लोगों को इतने बड़े बियर्ड्स पहना हुआ या साइड बर्न्स बनाते हुए नहीं देखा. और उनकी जो मस्टैचेस थी वो सारी की सारी फैंसी थी कि जो अभी की रियल लाइफ है वो न्यूयॉर्क में कोई भी ऐसी मस्टैचेस रखना पसंद नहीं करेगा, मीन्स मूछें. अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मिटन स्लीव्स and skirts on the top of her high-buttoned shoes. Back of her, out of the tracks, I caught a glimpse of locomotive, a very small Courier and Ives locomotive with funnel-shaped stack. And then I knew. अब यहाँ पर उन्होंने एक विमेन भी देखी जो उस टाइम पर स्कर्ट पहनी हुई थी, स्कर्ट द लॉन्ग स्कर्ट विथ अ हाई बटन शूज टॉप. मीन्स वो स्कर्ट आज तक नहीं चलती है, वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी स्कर्ट थी और इस टाइम पीरियड में वो नहीं चलेगी. तो उस वुमेन का अटायर भी बिल्कुल ही डिफरेंट था जो कि अर्ली एजेस में लोग पहनते थे. और जब उन्होंने देखा ट्रेन में, तो ट्रेन में जो इंजन्स थे वो लोकोमोटिव थे, ऐसे रेलवे इंजन्स जो अभी मॉडर्न ट्रेन में नहीं होते, मीन्स कोल से चलने वाले इंजन्स. और वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल इंजन होते हैं जो हर बार कोल को कंज्यूम करते रहते हैं. और उन इंजन्स का जो साइज़ होता है लोकोमोटिव्स का वो फनल शेप्ड होता है. उस फनल में आप कोल डालेंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी. तो उस लोकोमोटिव का नाम था करियर एंड इव्स लोकोमोटिव. मीन्स जिसने उसको इन्वेंट करा था उन्हीं के नेम के साथ वो लोकोमोटिव्स फेमस हुए थे. तो ऐसे फनल शेप्ड इंजन्स उन्होंने देखे जो नॉर्मल आज की ट्रेन्स में नहीं होते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय and glanced at the stack of the papers at his feet. It was The World, and The World has not been published for years. The lead story said something about the President Cleveland. I have found that front page since in the public library files, and it was printed on June 11th, 1894.
अब यहाँ पर उन्होंने ट्रेन के आसपास जाने वाले जो न्यूज़ बॉयज़ होते हैं उसमें से एक न्यूज़ बॉय को देखा और उसके जो स्टैक ऑफ पेपर्स मतलब पूरा का पूरा पेपर का जो बंडल था, जो हीप था, उसकी तरफ चार्ली की नज़र गई और वो पेपर उसकी फीट के आसपास पड़े थे, पूरे के पूरे बंडल बंधे हुए पेपर्स। और उनमें जो पेपर की टॉप हेडिंग थी, जो पेपर का नाम था, वो था द वर्ल्ड। और द वर्ल्ड काफ़ी पहले बंद हो चुका था पब्लिश होना, ऐसा पेपर जो काफ़ी सालों पहले बंद हो चुका था एंड अब वो उनके न्यूयॉर्क एरिया में पब्लिश होता ही नहीं था। और जो लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में थी और वो प्रेसिडेंट कब थे? जून 11, 1894 के टाइम पीरियड में, और जबकि इनके रीसेंट प्रेसिडेंट थे मिस्टर रूजवेल्ट। तो अब जाकर चार्ली जो थे उनको पूरी तरीके से श्योरिटी हो गई कि वो किसी ओल्ड वर्ल्ड में आए हैं जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो किसी पास्ट टाइम में या फिर टाइम मशीन के थ्रू किसी ऐसी जगह पर आए हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो नाउ वो श्योर थे कि उन्होंने जो भी देखा दैट वाज द ट्रुथ, द रियलिटी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो पब्लिक लाइब्रेरी के फाइल्स में देख चुके थे कि कब कौन प्रेसिडेंट बना किस डेट पर। तो एक जो स्मॉल फ्लैशेस थे उनके माइंड में वो अभी तक प्रेजेंट थे। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at the Grand Central I could buy the tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to in the year 1894, and I wanted 2 tickets of Galesburg, Illinois. यहाँ पर उन्होंने सोचा कि वो आज टिकट ले लेंगे और अपनी वाइफ के साथ दोबारा इसी थर्ड लेवल पर आएंगे जो कि ग्रैंड सेंट्रल में एग्जिस्ट करता है, और वो अपनी वाइफ लुइजा को ऐसी जगह पर ले जाएंगे जो आज तक कभी भी उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं देखी, मींस जो कॉस्टली प्लेसेस हैं, और यही ग्रैंड लेवल जो है उनको सही कॉस्ट पर ऐसी जगहों पर ले जाएगा। तो 2 ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पर चार्ली का जाने का मन था विद हिज वाइफ, एंड द 2 प्लेसेस वर गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, मीन्स गेल्सबर्ग वॉज सिचुएटेड इन इलिनॉइस। तो उनको वो पूरी जगह को एक साथ देखना था। ही हैज़ टू ट्रैवल द एंटायर इलिनॉइस, स्पेशली द गेल्सबर्ग इन दैट। तो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में वो तभी जा सकते हैं जब वो 1894 के टाइम पीरियड में हो और जब मनी वैल्यू लेस हो, रिड्यूस्ड हो। हैव यू एवर बीन देयर? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and the roof of the streets. तो यहाँ पर उन्होंने एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों को दिया है कि गेल्सबर्ग जो है वहाँ पर इतनी ज़्यादा वंडरफुल एरिया है, वो एक टाउन एरिया जहाँ पर हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और काफ़ी ज़्यादा हाईली डेकोरेटेड है। जो हाउसेस हैं सारे वो ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं, मीन्स जिस तरीके का हाउस का एक नॉर्मल डिज़ाइनिंग है वो ओल्ड फ्रेम्स पर बेस्ड रहती है, फ्रेम्ड हाउसेस हैं वो, और उनके लॉन्स काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रहते हैं, आजकल के स्टिंजी लॉन्स की तरह नहीं। और वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो हर बार इतने ज़्यादा एनलार्ज होते हैं कि वो आपके हाउस की रूफ को छुएंगे, मीन्स स्काई तक कवर करेंगे, ओवर हैड द रूफ्स एट द स्ट्रीट। तो ये सब पॉसिबल कब था? जब 1894 में पीपल हैप्पी लिविंग थे और अपने घर में पीसफुली रहते थे। And in 1894, summer evenings were twice as long as people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off, and the World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. तो वो चाहते थे जब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए थे उस टाइम पीरियड के पहले वो जाना चाहते थे, जो कि 1894 में ही पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ पर जो विमेन थी और जो मेल पर्सन्स थे वो हर बार अपने लॉन्स में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते थे। उनकी सारी की सारी इवनिंग्स, स्पेशली समर इवनिंग्स, इतनी ज़्यादा बड़ी होती थी, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द डे, क्योंकि हर बार वो इवनिंग में अपने आप को फ्री कंसिडर करते थे, अपने हाउस होल्ड वर्क से फ्री होकर, और सब जने एक साथ बात करते थे, पीसफुली रहते थे, उनके बीच में जोक्स, टॉक्स, एवरीथिंग वॉज पॉसिबल। और इवनिंग में वो फायरफ्लाइज भी इंजॉय करते थे। मीन्स फायरफ्लाइज क्या होता है? जुगनू, जो पूरी की पूरी एंटायर पीसफुल लाइफ को जगमगाते थे। दे वर वेरी शाइनी। तो वो चाहते थे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले भी वहाँ जाना चाहते थे, जो कि 20 ईयर्स पहले हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 40 ईयर्स पहले हुआ। मीन्स कैसे भी करके उनको उस टाइम पीरियड में जाना था जब दुनिया में कोई लड़ाई नहीं हुई थी
और लोग एक दूसरे की केयर करते थे, बट उनको अकेले नहीं अपनी वाइफ लुइस के साथ जाना था. दैट्स वाई ही वॉज ग्रैबिंग फॉर 2 tickets. Let's come to page number 5. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets one way. But then I counted out the money and looked up. The clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside me. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays. And bigger, different looking. I turned away and go out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. तो यहाँ पे चार्ली का एक्सपीरियंस क्या था, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ क्लर्क के पास गया ताकि वो 2 टिकट्स ले सके, एक वन वे जाने की, दूसरा उसी वन वे से वापस अपने घर आने की. और चार्ली के पास उस वक्त इनफ मनी थी कि वो ईजिली 2 टिकट्स ले सकता था. बट जब क्लर्क ने चार्ली की मनी को देखा तो उसने बोला कि ये कोई पैसे नहीं है मिस्टर, मीन्स आप अपने साथ नकली मनी लेकर घूम रहे हैं. वो मनी उस टाइम पीरियड से मैच ही नहीं हुई. जब क्लर्क ने अपने ड्रॉर खोलकर उनको दिखाया तो वो मनी न्यू स्टाइल मनी से काफ़ी ज़्यादा बिग थी और काफ़ी ज़्यादा हैवी थी. तो उन्होंने बोला जो आप मनी लाया वो नकली है और ये मनी नहीं चलेगी. तो क्लर्क ने जिस तरीके से चार्ली को लुक दिया, चार्ली काफ़ी ज़्यादा डर गया. उसे ये लगा कि क्लर्क जो है वो अभी के अभी पुलिस कंप्लेंट कर देगा एंड चार्ली को जेल जाना पड़ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉड ऑफ मनी. तो कहीं ना कहीं चार्ली का कहना था देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. चार्ली को वहाँ पर पीसफुल सिचुएशन ज़रूर पसंद थी बट जेल्स पसंद नहीं थे, चाहे वो जेल में अभी जाए इन द प्रेजेंट 20th सेंचुरी या फिर 1894 में. सो चार्ली कहीं ना कहीं घबरा गया एंड उसने अपना टिकट लेने का जो आइडिया था वो वहीं के वहीं कैंसिल कर दिया. देन एंड देयर. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. And that was that. I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. X worth 13 cents and dozen in 1894. अब यहाँ पर अगले दिन चार्ली कैसे ना कैसे उस 3rd लेवल से उस दिन तो बाहर निकल आया. ही वॉज रोमिंग अराउंड, ही वॉज वॉन्डरिंग. एक टाइम पीरियड आया कि वो बाहर निकल आया किसी भी टनल से. बट नेक्स्ट डे उसने सबसे पहला काम ये करा, जो उसके पास $300 से उसके बैंक अकाउंट में, उसने सारे के सारे सेम डे पर विड्रॉ करे. और जो पीपल ओल्ड स्टाइल करेंसीज रखते थे जस्ट फॉर कलेक्शन, उन पीपल को हर बार प्रीमियम देना पड़ता था, मीन्स मनी वैल्यू से थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता था, बिकॉज कलेक्शन मनीज आर ऑलवेज कॉस्टली. तो चार्ली ने उनको दिए तो $300 बट उनको $200 की ही ओल्ड स्टाइल मनी मिली और ओल्ड स्टाइल बिल्स मिले. बट चार्ली ने बोला दैट ही डजेंट केयर, क्योंकि वहाँ पर जो एग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे, दे वर लेस कॉस्टली एंड हर एक एग की प्राइस थी सिर्फ और सिर्फ 13 सेंट्स. दैट इज़ ऑल्सो अ डजन एग, मीन्स 13 सेंट्स में आप 12 एग्स ले सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन 1894. मीन्स चार्ली का कहना था अगर उसने यहाँ पर $300 की जगह $200 रिसीव करें फ्रॉम द ओल्ड कलेक्टर या ओल्ड मनी कलेक्टर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो 1894 के टाइम पीरियड में जाएंगे तो जल्दी से न्यू मनी एज सेविंग रख सकते हैं वो अपने पास, बिकॉज चीज़ें जो वहाँ पर हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव है, दे वर नॉट कॉस्टली एट ऑल. बट यहाँ पर उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को टेंशन होने लगी एंड दैट वॉज द वरी कि चार्ली आखिर क्या करने वाले. See this, read and find out on the left hand corner. Would Charlie ever go back to the ticket counter on the 3rd level to buy the tickets to Galesburg for himself and his wife? According to my opinion, he will never go there because जो साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन था कि वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, उनको पीसफुल लाइफ चाहिए. सो दैट वॉज ट्रू. कहीं ना कहीं चार्ली को दोबारा ना ही वो 3rd लेवल मिलेगा और जो उन्होंने सब कुछ देखा
वो जो इमेज उन्होंने अपने माइंड में बनाई थी दैट वाज क्योंकि वो पब्लिक लाइब्रेरीज़ में बहुत ज़्यादा जाते थे, वहाँ पे अलग अलग इमेजेस को अपने माइंड में रखते थे और उस जगह जाने का सपना देखते थे जो उनका कभी भी फुलफिल नहीं हो पाया. सो दैट ड्रीम केम थ्रू एज द डे ड्रीमिंग फॉर चार्ली. Coming to the next paragraph, but I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. Although I have tried often enough, Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stems, but now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Weiner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspect because Sam's a city boy. And I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. And that is where he is, all right, in 1894. यहाँ पर कभी भी चार्ली को दोबारा वो थर्ड लेवल कॉरिडोर नहीं मिला क्योंकि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. उसने काफ़ी बार ट्राई करा बट उसको वो थर्ड लेवल नहीं मिला. लुइसा अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड थी बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक डिसीजन लिया कि वो अपने हस्बैंड की बातों को मानेंगी, उनको ज़्यादा हैप्पी रखने की कोशिश करेंगी एंड जो उनकी सेपरेट एक्टिविटी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन उसमें भी लुइसा उनका सपोर्ट करेंगी ताकि उनके हस्बैंड हैप्पी रहें. बट यहाँ पर चार्ली का दोबारा ऐसा मानना था कि उसने जो थर्ड लेवल की बात करी दैट वॉज श्योरली करेक्ट क्योंकि उनका एक फ्रेंड था जो उनके साथ ही स्कूल में गया था, उनका क्लोज फ्रेंड, और उसका नाम था सैम. सैम एक ऐसा सिटी बॉय था, सैम वेनर, जो कि अचानक से डिसअपेयर हो गया. किसी को भी नहीं पता चला कि सैम आखिर कहाँ गया. लेकिन सैम ने हर बार चार्ली को बोला था कि उसको भी गेल्सबर्ग जाना है, जिस ओल्ड स्कूल में चार्ली पढ़ा हुआ है, या जैसी वहाँ की सिचुएशन थी ऐसी सिचुएशन उसको भी लाइफ में जीनी है. ही वॉन्ट्स टू बिकम हैप्पी. और इसीलिए चार्ली को लगा कि सैम अगर कहीं अचानक से गायब हो गया, ही इज़ इनविजिबल, सो मे बी ही इज़ नॉट इन दिस प्लेस द प्रेजेंट न्यूयॉर्क बट इन गेल्सबर्ग. मीन्स सैम कहीं ना कहीं 1894 में रहने के लिए चला गया हमेशा के लिए एंड नाउ ही इज़ नॉट गेटिंग एनी ऑफ द वे कि वो वापस आ सके. Because one night, fuzzing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some. यहाँ पर उन्होंने चार्ली ने बताया कि जब वो पहली बार स्टैम्प कलेक्शन कर रहे थे तब उस वक्त उन्होंने फर्स्ट डे कवर के बारे में डिस्कस करा था सैम से, और सैम को बताया था कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. मीन्स ऐसा दिन जिस दिन कोई न्यू स्टैम्प जो है वो कलेक्शन में आया हो और स्टैम्प कलेक्टर्स उसको महंगे अमाउंट पर परचेज कर लेते हैं. कुछ ना कुछ स्टैम्प्स वो अपने पास एज अ प्रूफ रख लेते हैं. सो यही डिस्कशन वो सैम से कर रहे थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ द लास्ट पेज ऑन पेज नंबर 6. And use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. तो यहाँ पर चार्ली ने एक्सप्लेन करा कि जितने भी लोग स्टैम्प कलेक्शन के इस फील्ड में हैं, कुछ स्टैम्प कलेक्टर्स फर्स्ट डे पर ही खुद के नाम से एक एनवेलप बनाते हैं और उस पर वो फर्स्ट डे स्टैम्प लगाते हैं एंड उस पर जो पोस्टल एड्रेस होता है वो उन्हीं के घर का होता है एंड वो एम्प्टी एनवेलप अपने घर में एज अ डेट मार्क्ड ऑन दैट एनवेलप उसको रख देते हैं ताकि वो एक प्रूफ हो कि ये फर्स्ट डे कलेक्ट किया गया है. और वो एनवेलप कभी भी स्टैम्प से नहीं डिस्ट्रॉय किए जाते बिकॉज वो फर्स्ट डे एनवेलप होते हैं और अंदर से फर्स्ट डे ब्लैंक पेपर्स होते हैं. That night, among my old days' first day covers, I found one that shouldn't have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. And it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that. Yet I didn't remember it at all. अब यहाँ पर चार्ली ने बोला चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने, बट मैं भी उन स्टैम्प कलेक्टर्स में से जो फर्स्ट डे एनवेलप में सारे के सारे स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, उन कलेक्टर्स में मैं भी सबसे फर्स्ट नंबर पर हूँ. हर एक फर्स्ट डे एनवेलप में स्टैम्प कलेक्टर मेरे पास भी है. बट एक स्टैम्प ऐसा है
जो कि जुलाई 1894 के फर्स्ट डे में आया, जो कि मेरे ग्रैंडफादर को दिया गया था, दैट ऑल्सो इन गेल्सबर्ग। तो जब अब गेल्सबर्ग ही एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एनवेलप मेरे घर पर क्या कराए, मीन्स किसी ने मुझे वो मेल कराए, मीन्स मेरे ग्रैंडफादर को मेल करा था और गलती से वो मेरे घर पर आ गए। किसने मुझे दिया, कौन सा पोस्ट मार्क था, कौन से पोस्ट मास्टर ने डिलीवर करा, ये सब मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना रिमेंबर है कि वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल भी है और उस 3rd लेवल के नीचे अभी तक गेल्सबर्ग इलिनॉइस भी है। So that was the surety which he has shown in the envelope collection just because of date. The stem was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. The paper inside was not blank, I read. उन्होंने बोला उस एनवेलप में जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें कोई ना कोई मैटर लिखा हुआ था और उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे जुलाई 1894 के टाइम पीरियड पर वो गारफील्ड थे और वो एनवेलप सिर्फ और सिर्फ 6 सेंट का था, मीन्स वेरी लेस अमाउंट फॉर दैट एनवेलप। एंड नेचुरली वो उनके ग्रैंड डैड को किसी ने मेल करा था, बट मेरा मन हुआ कि मैं अंदर खोल कर देखूँ वेदर उस स्टेम एनवेलप के नीचे कुछ है या नहीं, बट देयर वॉज अ लेटर जो चार्ली ने पढ़ा था, जो कि चार्ली के नेम पर ही आया था। See this, 941 विलियार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस से वो लेटर आया था ऑन जुलाई 1894 एंड वो जो लेटर था वो चार्ली के नाम पर था। I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right, and Charlie, it's true, I found the 3rd level. I have been here 2 weeks and right now down the street at the Dailies someone is playing a piano and they are all out of front porch singing Sing Nellie Home. And I am invited over the lemon day. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the 3rd level. It's worth it, believe me. यहाँ पर जो ये लेटर था वो ग्रैंडफादर के नेम पर नहीं आया था, वो चार्ली के नेम पर आया था, बट डेट्स जो थी वो ओल्ड थी, मीन्स ओल्ड टाइम पीरियड जो कि गेल्सबर्ग में उस टाइम पर चल रहा था, बिकॉज प्रेजेंट टाइम में गेल्सबर्ग एग्जिस्ट नहीं करता था, वो वर्ल्ड वॉर के बाद डिस्ट्रॉय हो चुका था। और ये लेटर सैम ने चार्ली को लिखा था कि मैं अभी गेल्सबर्ग में हूँ, तुम मेरी बात को बिलीव ज़रूर करोगे जब तुम ये लेटर पढ़ोगे कि वहाँ पर 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, और यहाँ पर लोग आसपास बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, तुमने सही बोला था, ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है एंड यहाँ पर एक पियानो पार्टी है जहाँ पर एक न्यू सॉन्ग सिंग होने वाला है, सिंग नेली होम, और मैं भी उस पार्टी में इन्वाइटेड हूँ और वहाँ पर सब जने एक लेमनेड ड्रिंक के साथ उस सॉन्ग को सुनेंगे। लेमनेड ड्रिंक मीन्स लेमन वाटर, शिकंजी। तो उन्होंने चार्ली से रिक्वेस्ट करी और लुइजा से कि आप ज़रूर यहाँ पर आओ और तब तक देखते रहो 3rd लेवल को जब तक आपको मिल न जाए, और बिलीव करो इस जगह पर आना पूरा का पूरा वैल्यूएबल है, आप रिग्रेट नहीं करोगे अपने पूरे लाइफ टाइम। सी दिस, द नोट इज़ साइंड सैम। तो वो जो नोट था वो सैम ने साइन करके दिया था, मीन्स उसने इनके एड्रेस पर भेजा था। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. That ought to set him up in a nice little hay feed a grain business. He always said that's what he really wishes he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business. Why, Sam was my psychiatrist. अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रुथ जो कि लास्ट में आया है, जिस दिन चार्ली ने अपने $300 का ओल्ड अमाउंट लिया था, ओल्ड वैल्यू, तो वो ओल्ड कॉइन्स उसको मिले थे सिर्फ और सिर्फ $200, और सैम ने उसी दिन अपने $800 को ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट किया था। और तब जाकर सैम ने अपना सारा का सारा प्रोफेशन छोड़ दिया था, अपना पुराना बिजनेस छोड़ दिया था, चाहे उसको प्रॉफिट मिले या ना मिले, बट उसको हे फील्ड लाइफ में जाना था, मीन्स आसपास ओपन फील्ड हो, ओपन एनवायरनमेंट हो और सैम खुश रह सके। और अब सैम का कहना था कि वो कभी भी वापस नहीं आना चाहता इस न्यूयॉर्क सिटी में जो कि प्रेजेंट लाइफ में है, बिकॉज वो गेल्सबर्ग को इन्जॉय कर रहा है। गेल्सबर्ग इलिनॉइस सबसे अच्छी प्लेस है उसके लिए, जो कि 1894 में इस्टेब्लिश हुई थी इन द एंटायर USA।
लेकिन अब वो सैम कौन था, उसका ओल्ड बिजनेस क्या था? सैम वॉज द साइकेट्रिस्ट जो कंटिन्यूसली एडवाइस दे रहा था चार्ली को कि ऐसी कोई प्लेस नहीं है, ऐसा कोई थर्ड लेवल नहीं है जहाँ पर आप जा सकें। बट सैम ने खुद से बिलीव करा कि वो थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और एट प्रेजेंट वो वहीं रह रहा है गेल्सबर्ग इलिनॉइस में, जबकि लोगों के लिए वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। ही वॉज इनविजिबल। सो इवन द साइकेट्रिस्ट बिलीव्ड इन चार्ली, बट वो किसी और को नहीं बोल पाया एंड नाउ ही इज़ एन्जॉइंग हिज लाइफ। और उन्होंने अपना साइकेट्रिक प्रोफेशन पूरी तरीके से छोड़ दिया था। This story is a little bit tough for you students, so please go through the story once again and cover up the part of explanation. Thank you class and have a nice day.